Good morning, students. Welcome to the class of Economics. We are studying chapter 13, the last chapter of this book, Development Experience of India, China and Pakistan, a comparative study. कल हमने पढ़ा था कि इंडिया और पाकिस्तान ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को एडॉप्ट किया था, जबकि चाइना ने पब्लिक सेक्टर को मेन रोल में रखा था और उन्होंने कम्युनिस्ट पैटर्न को फॉलो किया था, जिसके अंदर सारा ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होता है. पेज नंबर 317. ओवर टाइम द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ हैज अंडरगॉन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान में जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत चेंज हुई. द गवर्नमेंट इन बोथ द इकोनॉमीज आर नाउ रिलाइंग ऑन अ मॉडल ऑफ ग्रोथ which continues to be mixed economy model, but it is one which assigns greater importance to the private sector rather than the public sector. तो इंडिया के बारे में हमने पढ़ा है कि इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी 1991 में, और उसके बाद से ही प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है वो एक बर्डन की तरह लॉस में रन हो रहे थे. नाउ द मॉडल ऑफ ग्रोथ इज द वन विच असाइंस greater importance to FDI rather than domestic investment. अब जो हम डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं उसके अंदर हम FDI को भी शामिल कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. पहले हमने हमारी इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था, जिसके अंदर हमने ग्लोबलाइजेशन को भी फॉलो नहीं करते थे. अब हम ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों तीनों को फॉलो कर रहे हैं, और सेम सिचुएशन पाकिस्तान के लिए. इन चाइना ऑन द अदर हैंड द कोर एलिमेंट ऑफ द ग्रोथ मॉडल हैज नॉट चेंज्ड. उन्होंने अभी भी अपने इकोनॉमी को स्टेट ओन्ड कर रखा है, गवर्नमेंट का मेजर रोल है. इट कंस्टिट्यूट टू बी ए स्टेट मैनेज्ड इकोनॉमी. हाउएवर अ सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हैज अकर्ड इन चाइना इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मगर चाइना ने दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है. The Chinese economy has shown a significant transformation from a closed economy to an open economy. It now largely depends on external demand. It is an export-oriented economy. FDI is now accorded a high priority in the context of economic growth. और वो export-oriented economy है, अधिकतर export करती है चाइना. अपने GDP का मेरे ख्याल से 30-40% चाइना एक्सपोर्ट करती है, और हाई प्रायोरिटी उनका है एक्सपोर्ट और FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इट इज ओइंग टू द चेंज इन द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ दैट ऑल द थ्री इकोनॉमीज इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव सक्सीडेड इन अचीविंग अ ब्रेक थ्रू इन देयर ग्रोथ पाथ. अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी को उन्होंने चेंज किया है तीनों ने ही, और उससे उनको सक्सेस भी मिली है. Thus, GDP growth has taken a substantial jump in the economies of India, Pakistan and China. The structure of growth has recorded a significant transformation, and the demographic profile is being rewritten, and Human Development Index has broken its stagnation. जो Human Development Index था वो पहले constant था और अब वो आगे बढ़ रहा है. However, it needs to be noted that the performance of these three economies with respect to the various indicators of growth has been different. मगर देखा जाए तो तीनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस है. सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस चाइना की है, देन इंडिया, देन पाकिस्तान. China has established a substantial lead over India and Pakistan, particularly in the areas of GDP growth and the structural transformation. Structural transformation को कहते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के कंट्रीब्यूशन में चेंज होना. There are three sectors of economy: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. जब तीनों के अंदर जीडीपी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज चेंज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. इन व्हाट फॉलोज वी डिस्कस द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द थ्री इकोनॉमीज विद रेफरेंस टू द वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ. कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. कंपैरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान is studied with reference to the parameters of GDP growth, structure of growth, demographic profile and human development. तो हम चार तरीके से इनको स्टडी करेंगे. पहला है GDP ग्रोथ.
फॉलोइंग डिस्कशन ऑफर्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना। द प्रिंसिपल पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना आर एज अंडर। इन 2019 चाइना GDP was estimated to be 14.2 ट्रिलियन। तो आप एक मिलियन के आगे अगर 6 जीरो लगाएंगे तब जाके वो ट्रिलियन बनता है। सो मिलियन में होते हैं ऑलरेडी 6 जीरो यानी कि 10 लाख। उसके बाद आप 3 जीरो और लगाएंगे वो बनता है बिलियन, देन 3 जीरो आप और ऐड करेंगे तो बनता है ट्रिलियन। तो उनका GDP है 14.2 ट्रिलियन US डॉलर्स। It achieves the distinction of second largest economy in the world, next only to USA. So it is the second largest economy in the world. Between 79 to 17, average annual GDP growth was estimated to be around 9%. GDP growth reached its peak of 15.2% in 1984. सबसे ज्यादा उनका ग्रोथ था 1984 में. Then they touched the bottom in 1990, maybe due to the war, 3.8%, and in 2018 GDP growth rate was 6.6%. So their annual GDP growth rate from 79 to 17 comes to 9% per annum. China achieved a breakthrough in GDP growth in the early 1980s. The jump has indeed been very substantial. शायद बहुत ज्यादा substantial था क्योंकि 4% per annum से वो 10% per annum पर पहुंच गए थे. The breakthrough is attributed to the following factors. और ऐसा क्यों हुआ? 1980s में चाइना ने ऐसा क्या किया कि उनकी GDP बहुत ज्यादा बढ़ गई? फर्स्ट, दे शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी टू अ मार्केट इकोनॉमी। पहले उनकी प्राइजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, अब मार्केट डिसाइड करने लगा। फोकस ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। दे फोकस देयर प्रोडक्शन टू एक्सपोर्ट। दे export the goods they produce for export. Influx of FDI, they promoted foreign direct investment and that also plays a major role in their growth. Availability of cheap labor force giving China a comparative cost advantage. इंडिया की तरह चाइना के अंदर भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वहां पर भी लेबर की कॉस्ट बहुत कम है, तो इसके कारण भी उनको फायदा मिला। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च्ड इन 1958। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक बहुत बड़ा कैंपेन था चाइना के अंदर, जिसके अंदर ये कंपलसरी किया गया था कि हर घर के अंदर एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। दे हैव टू मेक इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड एंड दे हैव टू डू डोमेस्टिक इंडस्ट्री वर्क। साइड में आपको दे रखा है, इट इज ए कैंपेन लॉन्च्ड इन चाइना इन 1958 टू अकम्प्लिश इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट फास्टर रेट। इट फोकस्ड ऑन वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द पीपल टू सेट अप हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड। कि हर घर में, हर घर के पीछे जो जगह होती है उसमें एक इंडस्ट्री उनको ओपन करनी थी, ऐसा उन्होंने कंपलसरी किया। उससे वहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्वांटम जंप इन FDI was achieved through their following steps. China established special economic zones. These zones offered all basic amenities to the investor. Accordingly, China became a lucrative destination of FDI. उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आप लोग जानते हैं जहां पर बिजनेस करना बहुत आसान होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां लीनियंट होते हैं और जो गवर्नमेंट है वो वहां पर बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट द बिजनेस। सो इट बिकम्स लुक्रेटिव डेस्टिनेशन फॉर FDI। लुक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल, अट्रैक्टिव। 100% equity investment permit for the foreign investors and free flow of FDI in the retail sector were the typical inducement parameters for the global investors. They allowed 100% foreign direct investment, जो कि इंडिया में अभी भी काफी क्षेत्रों में नहीं है। वो काफी हद तक अच्छा भी है और उसके अंदर बुराइयां भी हैं। बट चाइना अलाउड 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मतलब 100% ओनरशिप के साथ फॉरेनर आकर वहां बिजनेस कर सकते थे। एंड फ्री फ्लो ऑफ FDI इन द रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर तक में उन्होंने 100% FDI अलाउ करी, तो इसके कारण भी ग्लोबल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा प्रमोट हुए चाइना में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ए जंप इन GDP ग्रोथ वाज अचीव्ड नॉट ओनली थ्रू FDI बट आल्सो थ्रू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। FDI के साथ साथ
उन्होंने अपना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाया थ्रू ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन. It was a campaign to generate awareness among the people that they can play a significant role in the process of GDP growth by establishing industrial units even in their courtyards. There were no checks and no restrictions. They were allowed to open industry in their courtyards and backyards, and there will be no checking and no restriction on such industries. The campaign was so motivating that it almost generated a momentum for economic growth. और वो बहुत ज़्यादा motivating था और people ने उनका साथ दिया और उनका जो momentum speed बढ़ी economic growth की. Relying basically on external demand, China achieved a record growth in exports, and by 2010 it emerged as the largest exporter in the global market. और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए उनका एक्सपोर्ट इंक्रीज होता गया और 2010 में वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए global market. However, in the recent past, 14 to 18, GDP growth in China has slowed down. उनके GDP growth कम हो गया है. Some notable reasons in this regard are as under slowdown in the global economy. जो दूसरी economies हैं उनके अंदर slowdown आ गया और उसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई. क्योंकि जब दूसरे देशों में रेसेशन आएगा, क्योंकि चाइना की सारी डिमांड फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट है और जब फॉरेन कंट्रीज की इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे, तो उससे चाइना को नुकसान हो रहा है. ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना इज स्लोइंग डाउन और चाइना के अंदर डोमेस्टिक डिमांड की कमी है. दिस इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रॉस्पेरिटी टू सेव इन द चाइनीज इकोनॉमी. क्योंकि उनकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पीपल टेंड्स टू सेव मोर देन कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू सेव एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर. प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब कितना वो सेव करते हैं, तो जितना ज्यादा वो सेव करेंगे उतना ही डिमांड कम होगी, क्योंकि इनकम के दो ही कंपोनेंट होते हैं, सेविंग और कंजम्पशन. करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम. वहां पर करप्शन बढ़ता जा रहा है और क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं. चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नाउ दे नीड मोर वेजेस टू वर्क. इट इज लीडिंग टू मासिव माइग्रेशन ऑफ द स्किल्ड लेबर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो अधिकतर चाइनीज लोग अब बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट. Domestic investors are also exploring opportunities of investment in economies where government intervention is minimum and political as well as social liberty is maximum. तो वो वहाँ के जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो भी अब पसंद नहीं करते चाइना में इन्वेस्टमेंट करना. They prefer to invest in the country where there is less intervention of the government and political freedom as well as social liberty. Chinese government is battling with the problem of environmental degradation. वहाँ पर environmental degradation बहुत ज़्यादा है because they exploited the nature so much that now the regeneration capacity has lowered down, and even the most worst pandemic also started from the China because of their environmental degradation. High GDP growth has led to a serious challenge of sustainable development. ज़्यादा GDP growth के कारण वहाँ पर sustainable development की कमी है, जो कि हम अभी लेटेस्ट पढ़कर आए हैं, क्योंकि उन्होंने नेचर का ध्यान नहीं रखा. Now we'll study growth strategy, growth story of India. Growth story of India is explained in terms of the following observations. In 2019, GDP of India was estimated to be 2.972 trillion, which is far behind China. Between the year 1951 to 19, Indian economy achieved an average annual growth rate of about 6%. Average annual growth rate है only 6%. The GDP growth in India showed a substantial rise only after 1991, the year when new economic policy was launched. Between the period 1991 to 19, GDP growth rate was recorded to be 6% per annum. New economic policy that led to a significant rise in GDP was driven by the following elements of change. A significant shift towards privatization, selling of government equity in public enterprises to the private entrepreneurs. A big leap jump towards liberalization, doing away with controls and quotas. A big push to export promotion in place of import substitution. Greater reliance on FDI rather than the domestic investment. तो हमारी जीडीपी 1991 के बाद इंक्रीज हुई है. ये सारे पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं. इसके कारण है सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था.
सेकंड रीजन है हमने लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे. देन वी पुश टू एक्सपोर्ट प्रमोशन, बिकॉज पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे, सो वी डू नॉट मेक फॉर एक्सपोर्ट्स. And we now are reliant on FDI rather than domestic investment. Hence, our GDP is increasing. Deeper integration of the domestic economy with the global economies through the market forces of supply and demand. Now we are integrating our economy with the rest of the world. However, since 2014, GDP growth has lost its momentum. From 2014, GDP shrink होती जा रही है. Opportunities of employment have tended to shrink. Growth without employment is becoming an emerging challenge of the Indian economy. We are growing, but there is no employment because only technology is being changed. There is no extra capacity for the workers. Growth story of Pakistan. Following observations highlight the growth story of Pakistan. In 2019, GDP of Pakistan was estimated to be 274.05 billion only. So they are far behind from India and China. Pakistan economy recorded an average annual growth rate of 4.2% between 60 to 19. Pakistan achieved a breakthrough in GDP growth in the mid-80s. It was a consequence of economic reforms focusing on FDI and greater participation of the private sector in the process of growth. From 80s, they started to grow because of FDI and private participation. Economic reforms in Pakistan were almost similar to those in India, but from the beginning of 2008, economic outlook in Pakistan turned to be disappointing. It is attributed to several factors as these. So they grew from up to 2008. From 2008, their economic outlook has changed and it is disappointing. Why? Because Pakistan has been gripped by the war of terror. It has eroded business confidence of the domestic as well as foreign investors. They have terrorism and there is lack of discipline, lack of गवर्नमेंट पावर. सो वहां पर टेररिज्म के कारण डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों ही अपने इन्वेस्टमेंट को कम करते जा रहे हैं. डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एफडीआई हैज स्टार्टेड श्रिंकिंग. अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ हैज बीन सीवियरली हिट. Corruption and political instability are the other factors significantly contributing to economic stagnation of the economy of Pakistan. और वहां पर करप्शन बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है, वहां गवर्नमेंट भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती. The average annual growth rate of GDP has slumped to 3.75% between the period 2008 to 16. In 2017, economy of Pakistan grew at a rate of 5.3%. In 2019, it further slumped to 3.3%. तो वहां पर इकोनॉमी में उतार और चढ़ाव बहुत ज्यादा हो रहा है. Owing to slow GDP growth and consequently the low level of income, Pakistan economy has almost sunk into a low income, low growth trap. तो वो low level equilibrium trap में फंस चुके हैं, जहां पर लो इनकम के कारण लो जीडीपी होता है और लो जीडीपी के कारण वापस से लो ग्रोथ होती है. ये भी हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. कंक्लूजन. फॉलोइंग पॉइंट sum up the relative growth story of India, China and Pakistan. China has outpaced both India and Pakistan with regard to GDP growth. China सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है. India has performed better than Pakistan, but compared with China, India it is way behind. पाकिस्तान से अच्छा परफॉर्मेंस है, but China से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं. The relative success of China is credited to political stability in China. Unlike India and Pakistan, China has shown a strong political will to use the national resources in the best interest of the nation. चाइना की सक्सेस का कारण एक ये भी है कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम में लेती हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल. द सक्सेस ऑफ चाइना इज एन आई ओपनर फॉर द मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. चाइना की सक्सेस को देखकर जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनको लेसन सीखना चाहिए. China has proved that the most relevant factor in the context of GDP growth is not the availability of resources, but good governance by the state and good compliance by the citizens. China ने प्रूव कर दिया है कि सबसे रिलेवेंट फैक्टर है जीडीपी ग्रोथ में वो है गुड गवर्नेंस बाय द स्टेट. गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बाय विल होना चाहिए और उसमें भावना होनी चाहिए देश सेवा की, और सिटीजन्स भी कॉम्प्लायंस उसकी करें. सिटीजन्स को भी देश प्रेम की भावना और
अपने कंट्री के प्रति उनकी भावना होनी चाहिए। ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे आज हम। आप लोग नोट्स बनाएं और ग्रुप में पोस्ट करें। हैव ए गुड डे।